Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 8 1000 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं। साथियों, इसके पहले 7 टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। टेस्ट नंबर 8वां है। आपको बिल्कुल इन सभी प्रश्नों की PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम स्टडी विद PN लोधा को ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, यहाँ पर आपको फैक्ट प्लस जो व्यवहारिक क्वेश्चन हैं उस पर आधारित प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही विशेष टेस्ट है। यहाँ पर फैक्ट के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो व्यवहारिक क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे मित्रों। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। यांत्रिक कौशल कहा जाता है श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। साथियों देखिए, यांत्रिक कौशल कहा जाता है लेखन कौशल को। किसको कहा जाता है? लेखन कौशल को यांत्रिक कौशल कहा जाता है। साथियों बिल्कुल जो तथ्यों पर आधारित प्रश्न हैं वो भी आपको मिलेंगे और जो बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है वो भी आपको इस टेस्ट में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नया ज्ञान आपको आज यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है साथियों, सस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। साथियों देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि सस्वर वाचन के 3 भेद होते हैं, लेकिन बाद में मैंने आपको कहा था कि अपडेट हुआ है, सस्वर वाचन के 2 ही भेद होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत वाचन और एक होता है सामूहिक वाचन। साथियों देखिए, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन ये दोनों भेद किसके हैं? सस्वर वाचन के हैं। तो आप याद रखिएगा इस चीज को, इसकी अलग से क्लास भी बना दूंगा अगर आपका हो तो। विकल्प नंबर 2 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 आता है मित्रों, निम्न में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है? 4 विधियां यहाँ पर दी गई है। उस विधि का चयन कीजिए जो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र होता है उस पर आधारित हो। रूपरेखा अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि, खेल खिलौना विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो साथियों देखिए, सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण विधि है वो है स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब ये सरल से कठिन की ओर शिक्षण पर कैसे आधारित है? किसमें वर्णमाला लिख दी जाती है, जैसे क, ख, ग, घ और इंग, इस प्रकार से लिख दी जाती है। बच्चों से कहा जाता है कि जो चीज़ आपको सरल लगती है आप उसको लिखिए। छात्र उसको लिखता है, जैसे उसको लगता है कि यार क कबूतर वाला सरल है तो क कबूतर वाला लिख देता है। अध्यापक उस वर्ण के ऊपर गोला लगा देता है जिसको बच्चा लिखना सीख जाता है। तो मतलब बालक यहाँ पर पहले सरल शब्दों को लिखना सीखेगा और फिर कठिन की ओर बढ़ता जाएगा। इसको कहा जाता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। विकल्प 4 सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सुलेख हेतु कक्षा 3 तक सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है? अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख और सभी। साथियों कक्षा 3 तक आपको बताना है प्रश्न नंबर 4 में कौन सी विधि उपयोगी मानी जाती है सुलेख हेतु। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा। अनुलेख विधि जो है वो कक्षा 3 तक सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है सुलेख हेतु। फिर इसके बाद में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 6 तक आपके जो प्रतिलेख विधि है ये उपयोगी मानी जाती है और कक्षा 6 के बाद में श्रुतलेख विधि उपयोगी मानी जाती है सुलेख के विकास हेतु। तो साथियों यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही है। कक्षा 3 तक पूछा है, 3 से 6 पूछता तो प्रतिलेख और 6 से आगे पूछता है तो श्रुतलेख और 3 तक पूछता है तो अनुलेख। प्रथम विकल्प सही है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5, पूर्व प्राथमिक स्तर पर नर्सरी स्तर की बात की जा रही है। विद्यार्थियों को वर्णमाला सिखाने के लिए निर्मित पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होती है? जो नर्सरी स्तर पर बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाता है तो वहां पर जो उनके लिए पाठ्य पुस्तकें होती है वो कौन सी विधि पर आधारित होती है? साचर्य विधि, पठन अनुकरण विधि, देखो और कहो विधि और ध्वनि साम्य विधि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा देखो और कहो विधि पर ये पाठ्य पुस्तकें निर्मित होती है। देखिए, देखो और कहो विधि क्या होता है कि इसमें जैसे क कबूतर वाला बच्चे को सिखाना है तो ऊपर कमल का चित्र बना हुआ है और नीचे बड़ा क लिखा हुआ है और मैं इस प्रकार से छोटा मल जो बात का शब्द है वो लिखा होता है।
जैसे ये क सिखा रहा है तो क बड़ा वाला और ऊपर कमल का चित्र बना दिया जाता है, इसको कहा जाता है देखो और कहो विधि। ऐसी ही पाठ्य पुस्तकें होती है पूर्व प्राथमिक स्तर पर, इसलिए देखो और कहो विधि इसका सही आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प आपके सही रहेगा। क्लियर है सभी के? डाउटफुल प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर जाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, श्रुति व दृश्य बिंब से मिलकर वस्तु की अनुपस्थिति में कौन से बिंब का निर्माण होता है? भाव बिंब, विचार बिंब, बौद्धिक बिंब और उपयुक्त सभी। तो देखिए, श्रुति और दृश्य बिंब से मिलकर वस्तु की अनुपस्थिति में साथियों विचार बिंब का निर्माण होता है। जब श्रुति बिंब बन जाता है, जब दृश्य बिंब बन जाता है, तो दोनों मिलकर विचार बिंब वस्तु की अनुपस्थिति में बना देते हैं। आपका जो दूसरा विकल्प से है वो सही है। भाव बिंब भावनात्मक चीजों से जुड़ा होता है साथियों, जैसे दया, क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि ये चीजें। आपका विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, कौन सी विधि में पहले रचना कराई जाती है और फिर उसी प्रकरण का बोध कराया जाता है? देखो और रचो विधि, प्रत्यक्ष विधि, उद्बोधन विधि और प्रबोधन विधि। तो साथी प्रश्न नंबर जो 7 है, देखिए क्या पूछ रहा है कि पहले तो रचना करा दी और फिर उस प्रकरण का बोध कराया, मतलब ये रचना शिक्षण की विधि है। तो ये जो 3 विधियां हैं ये रचना शिक्षण की है। अब 3 में से आपका एक आंसर रहेगा। तो देखिए आपका सही आंसर है उद्बोधन विधि, इसको कहा जाता है उद्बोधन विधि। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प नंबर 3 सही है। उद्बोधन विधि में क्या करते हैं साथियों कि पहले रचना करा लेते हैं और फिर प्रकरण का बोध कराता है अध्यापक। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को रसानुभूति कराना, भाषा में शुद्धता, सहजता व सुंदरता लाना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है, बताइए राइट आंसर। जी हाँ, प्रथम विकल्प सही है। शब्द भंडार में वृद्धि करना ही गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि रसानुभूति कराना पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, पद्य शिक्षण का उद्देश्य है ना। शुद्धता, सहजता, सुंदरता लाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो चौथा जो विकल्प है वो तो गलत हो गया, प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कौन सा वाचन लाभदायक है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन और मौन वाचन। तो साथियों उच्च शिक्षा, यहां पर देखिए छात्रों के लिए वाचन की बात की जा रही है, तो मौन वाचन लाभदायक होता है, क्योंकि मित्रों देखिए मौन वाचन में पढ़ने की जो गति है वो भी तीव्र होती है, अर्थ ग्रहण करने में भी वृद्धि होती है मित्रों, इसलिए ये उच्च स्तर पर सही माना गया है, लाभदायक माना गया है। चौथा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। ये निम्न स्तर पर लाभदायक नहीं है, लेकिन याद रखना छोटे बच्चे के लिए मौन वाचन सही नहीं होता है, जो छोटा बच्चा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। अब ये प्रश्न आपको डाउटफुल लगेगा, भावानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अंतिम उद्देश्य आपसे पूछा है और इसका अंतिम उद्देश्य माना जाता है पद्य शिक्षण का सौंदर्यानुभूति। देखिए भावानुभूति, रसानुभूति इसके उद्देश्य हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंतिम उद्देश्य पूछे तो फिर सौंदर्यानुभूति आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, बच्चों को नाटक शिक्षण कराने का उद्देश्य है। नाटक शिक्षण क्यों कराया जाता है बच्चों को? ताकि वो अभिनेता बने, उनका मनोरंजन हो, वो व्यस्त रहे ताकि अन्य छात्रों को वो परेशान न करें, या अभिनय कला का विकास करने के लिए। तो साथियों बच्चों को नाटक शिक्षण अभिनय कला का विकास करने के लिए कराया जाता है। आपका जो विकल्प नंबर 4 है प्रश्न नंबर 11 में वो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 12, कौन सी विधि में छात्रों की भूमिका अध्यापक के सहपाठी ही निभाते हैं? मतलब जो पढ़ाने वाला है वो उसके साथ वाले ही सहपाठी बनते हैं, ऐसी विधि का नाम बताइए। बुनियादी शिक्षा, प्रत्यक्ष विधि, किंडरगार्टन विधि और सूक्ष्म शिक्षण। तो साथियों ये जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है यही आपका आंसर है। माइक्रो टीचिंग सभी ने नाम सुन रखा होगा, बीएड और एसटीसी वालों ने, बीटीसी या डीएलएड भी इसको कहा जाता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है कि जो सहपाठी है वही पढ़ाते हैं, वही छात्र बनते हैं, वही अध्यापक बनते हैं। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13,
मित्रों 13वां प्रश्न आता है, निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है? भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण व अभ्यास द्वारा किया जाता है। भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है। भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंतःक्रिया होती है और उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पर जो तीनों विकल्प है वो सही लग रहे हैं, इसलिए जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। ये सभी भाषा कौशल की विशेषताएं है साथियों। प्रश्न नंबर 13 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 देखिए, जब प्रश्न 14 को उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो चीजें आ गई है यहाँ पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर पूछा जा रहा है पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक इंपोर्टेंट क्या है? तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना और किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो साथियों देखिए, पढ़ने का मतलब होता है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ, उसका जो अर्थ है उसको समझ लेना ही पढ़ना कहलाता है। यूं नहीं कि आप तीव्र गति से पढ़ो, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रहे हो, जो लिखित सामग्री है उसको पहचान रहे हो, ये बेस्ट आंसर नहीं है आपका। आपका बेस्ट आंसर है किसी लिखी हुई चीज के अर्थ ग्रहण को समझना। चौथा विकल्प सही है इसमें, प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सीखना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना और सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। साथियों जो पूरक पठन सामग्री होती है, पूरक पठन सामग्री मतलब जो मुख्य सामग्री उसके अलावा जो सामग्री होती है पठन के लिए वो कहलाती है पूरक पठन सामग्री। मित्रों उसका मुख्य उद्देश्य होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का बच्चों में विकास करना। यह पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य। लिख लीजिए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 तीसरा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका और बाल साहित्य। तो साथियों हिंदी भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण सामग्री सबसे ज्यादा क्या है यूपीएससी स्तर पर? दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल साहित्य। बाल साहित्य यहाँ पर यूपीएससी स्तर जो है लगभग वहां पर भी 12, 13, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो ज्यादा होते हैं और वो भी बालक के होते हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए बाल साहित्य में उनकी भी अत्यधिक रुचि होती है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए कि आपको इसमें दूसरा विकल्प सही लग रहा है या तीसरा लग रहा है या पहला लग रहा है। वैसे तो इसका चौथा विकल्प सही माना जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है यूपीएससी स्तर पर? स्वाध्यायशीलता का विकास यह अपेक्षित नहीं है, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास यह अपेक्षित नहीं है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास यह अपेक्षित नहीं है, यह चिंतनशीलता का विकास यह अपेक्षित नहीं है। तो साथियों देखिए इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। भाई यूपीएससी स्तर पर तो थोड़ा बढ़ जाता है ना बालक, सिर्फ वहां सुनकर शब्द दोहराएगा क्या? ये तो पीएससी स्तर पर ही हो जाता है जो प्राथमिक स्तर है। तो यह अपेक्षित नहीं किया जाता है क्योंकि यह अपेक्षित प्राथमिक स्तर पर किया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प सही है। बाकी यह अपेक्षित किया जाता है कि उसमें चिंतनशीलता का विकास हो, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास हो, स्वाध्यायशीलता का विकास हो, लेकिन सुनकर शब्द दोहराना तो छोटे बच्चों के लिए होता है, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है और यही राइट आंसर है कि यह अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 18, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और भाषा संबंधी गृह कार्य। तो साथियों इसका राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 18 में कि यूपीएससी स्तर पर भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है। यहाँ पर राइट आंसर है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, कि वो भाषा शिक्षण को किस प्रकार कराता है, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाता है, किस प्रकार वो बच्चों को सिखाता है, किस प्रकार का व्यवहार बच्चों के साथ वो करता है, इससे उसका शिक्षण बहुत ज्यादा प्रभावित होगा साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न 19 है,
गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चे की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए और गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो साथियों, गृह कार्य के बारे में आपको सही कथन बताना है और ये राइट आंसर है तीसरा विकल्प कि बच्चे की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य को दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न मैं पहले भी इन टेस्ट सीरीज में ले चुका हूँ, शायद ये प्रश्न डबल हो गया साथियों। वैसे मैं डबल नहीं करूँगा आपके प्रश्न, लेकिन ये बाय मिस्टेक हो गया। तीसरा विकल्प सही है। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, अगर नहीं कर रखा है तो हमें सपोर्ट कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट हमें प्रेरणा देता है मित्रों, हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 20, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए जटिल समस्या और संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग यदि कक्षा में हो रहा है तो इससे संज्ञानात्मक विकास बच्चों का होता है। ये बाधक तो है नहीं, ये जटिलता को नहीं बढ़ाता, ये एक जटिल समस्या नहीं है, बल्कि ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। साथियों, कोई न्यूज आती है तो बिल्कुल मैं आपके लिए ला दूंगा, लेकिन 100% सही न्यूज को लाता हूं। अब देखो, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो बयान देते हैं, वो कोई आपके भर्ती से संबंधित कोई चीज बोलते हैं, तो मेरा काम है आप तक उस चीज को पहुंचाना। अब आप कहते हो कि सर ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कि भाई वो होना नहीं होना ये तो उनको पता है, लेकिन मेरा काम है कि आप तक वो चीज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों अंतिम समय तक वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों आपको। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के जो टेस्ट हैं वो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से।